हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की नेक्स्ट सवाल की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 और 24 के एग्जाम में। राइट, तो ना ज़्यादा टाइम लेते हुए सीधे बोर्ड पर अपनी पढ़ाई पर। सवाल है, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक निकालिए, ज्ञात कीजिए। यह शक्ति गुणांक कितना होता है एसी परिपथ का, जिसमें विभिन्न प्रकार के सर्किट लगे हों। ठीक है ना। तो पहले शक्ति गुणांक को हम देख लेते हैं कि होता कैसे है ना। एसी परिपथ में इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले एसी परिपथ। एसी परिपथ यानी अल्टरनेट करंट की सर्किट। एसी परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टेज है ना, तुरंत तात्क्षणिक वोल्टेज। एसी परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टेज तथा तात्क्षणिक धारा तात्क्षणिक धारा आई नॉट के गुणनफल को एसी परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी पावर से डर था P इक्वल टू VI, तात्क्षणिक वोल्टेज है ना, और तात्क्षणिक धारा। तो V इंटू आई कहते हैं वैसे तो, VI। क्लियर ना। तो वोल्टेज का मान यानी तात्क्षणिक वोल्टेज यानी V0 साइन ओमेगा टी, आई का मान I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वोल्टेज धारा से 5 डिग्री आगे होता है, या ऐसे कहें कि दोनों में 5 डिग्री का कलांतर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिया है। नहीं होता नहीं है, ये कलांतर ले लिया है 5, क्योंकि कलांतर निकालेंगे तब ये पावर फैक्टर निकलेगा उसका। ठीक है, क्या निकालेंगे कलांतर, इसलिए मैंने 5 लिया, लेकिन होता नहीं है 5 लिया। आगे या पीछे आगे इसका वैल्यू निकलेगा। अब इसे सॉल्व करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इक्वल टू V0 बटे √2 इंटू I0 बटे √2 और गुणा 2, मल्टीपल 2। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो √2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कुछ नहीं किया मैंने, देखा जाए तो √2 इंटू √2 2 आएगा। दोनों का मल्टीपल करने पे और गुणा भाग में 2 आ रहा है, तो 2 का मल्टीपल मैंने बाहर कर दिया, जिससे जो कट कर फ्रेश हो जाएगा। यानी एक तो मैंने एडजस्टमेंट करने के लिए लिख दिया है तो बस। और साइन ओमेगा टी यानी इसको देखा अंदर क्या बचा अब इसमें, साइन ओमेगा टी और ये वाला इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर। इसको क्या लिखते हैं, पी वी आर एम एस, इसको लिखते हैं आई आर एम एस। क्लियर, आई आर एम एस। और ये क्या बचा, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर। अब यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है क्या, फॉर्मूला ये बन रहा है कि 2 साइन ए साइन वी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। 2 साइन ए की जगह पे कौन है, ओमेगा टी, और साइन बी की जगह पे कौन है, ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर। तो क्या करेंगे, पहले हम कॉस ए माइनस बी, ए ये रही माइनस बी, इसको मान भरेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, यानी कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ए माइनस को बी करना है तो ओमेगा टी प्लस 5 को घटाना है, तो कितना आएगा ये, कॉस
ओमेगा टी माइनस का मल्टीपल अंदर होगा तो माइनस के फाइव, माइनस से माइनस कट जाएगी तो ये क्या बचेगी, माइनस कॉस फाइव, और माइनस कॉस फाइव को लिखते हैं कॉस फाइव। समझाने के लिए कह दिया, आप एक डायरेक्ट याद कर लेना यहाँ से, इसको नोट भले से कर लो, समझाने के लिए मैंने कह दिया, बस आप इसे याद रखना है केवल। किसको, इसे याद रखना है। तो P इक्वल टू कितना, VRMS इंटू IRMS, है ना। और यहाँ से क्या आया था इसकी जगह पे, सबसे पहले फॉर्मूले में मैंने ये ओपन किया तो कॉस फाइव इंटू इसको साइन, यानी यहाँ पर अब माइनस के कॉस ए प्लस बी यानी 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों को जोड़ देंगे अभी, ओमेगा टी ए प्लस बी कर देंगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस के फाइव, है ना। कॉस तो लगाइए उसके साथ में, तो कॉस ए प्लस बी लगाएंगे तो कॉस ये आएगा। इसकी वैल्यू होती है 0, कितनी होती है इसका मान, 0 होता है, यहाँ लेके भी देंगे यहाँ, तो यानी P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस फाइव माइनस 0, पूरे की वैल्यू क्या होती है 0, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा VRMS और IRMS इंटू कॉस फाइव। अगर मैं इसे RC सर्किट यानी किसी भी सर्किट के लिए कॉस फाइव का मान निकालूं, यहाँ कलांतर निकाल दिया, जैसे मैंने RC सर्किट के लिए निकाल दिया, ठीक है ना। तो RC सर्किट में tan फाइव क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कौन होता है इसमें, है ना, यानी C वाला, तो कितना हो जाएगा ये XC बटे में R, तो इसका कितना आ जाएगा ये, है ना, फाइव की जगह पर कलांतर भरे, यानी कलांतर होता है फाइव, तो XC को बोलते हैं 1 बटे ओमेगा C और बटे में R, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीपल होकर के इधर 1 बटे ओमेगा CR आएगा। या ऐसे कहते हैं कि ये लंब की वैल्यू हो गई, ये आधार की वैल्यू हो गई, तो कर्ण बराबर निकालें तो कैसे निकलेगा, कर्ण बराबर निकालें यहाँ से तो कैसे निकलेगा, तो कर्ण कितना होता है, कर्ण यानी Z, और Z का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब कितना हो जाएगा 1 बटे ओमेगा C का स्क्वायर, 1 बटे ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, है ना। तो इससे क्या बोलते हैं Z, यानी इसे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये किसका हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आ गया। और कॉस की जगह पर यानी फाइव इक्वल टू जाएगा, तो कॉस की जगह, कॉस का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है इसका R और कर्ण कितना है Z, तो मैं कॉस फाइव की जगह पर यानी इतना भी भर सकता हूँ, फाइव एंगल की जगह पे R बट्टे Z, या P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस कितना R बटे Z। समझ में आई ये बात, नहीं आई दोबारा देखो, ठीक है ना, रोकना थोड़ा सा ऐसे, दोबारा देखो इसको कलांतर को। यानी अगर मैंने RC सर्किट के लिए शक्ति गुणांक निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालेंगे, उसका tan फाइव निकालते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए cos फाइव का मान, है ना, क्या चाहिए cos फाइव की वैल्यू, तो tan फाइव में क्या होता है, इसमें XC बटे में R यानी R केवल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, tan में लंब और ये क्या होता है आधार, क्लियर, ये क्या होता है लंब बटे आधार। अब cos में क्या क्या मान चाहिए होता है, कर्ण का वर्ग, तो cos में कर्ण चाहिए हमें, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण पता नहीं है यहाँ से tan फाइव से, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, लंब का आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण यानी Z, क्लियर, कर्ण यानी Z कह सकते हैं यहाँ से, तो Z का स्क्वायर या Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, XC का स्क्वायर यानी ओमेगा L 1 बटे प्लस R का स्क्वायर,
ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये जेड बनेगा। तो यहाँ से कॉस फाई का अगर मैं मान निकालूँ तो कितना निकल जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण यानी जेड। इसलिए इसकी जगह पे मैंने कॉस फाई की जगह पे मैं एंगल क्या भर दिया, आर बट्टे जेड, यानी ये भी इसका काम आने वाली चीज़ है। इसे शक्ति गुणांक भी कह देंगे, आर बट्टे जेड, यानी सवाल करने में काम आएगी ये, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया क्वेश्चन आंसर कि शक्ति गुण, इसी परिपथ का शक्ति गुणांक जिसमें आर सर्किट लगा हो तब उसका शक्ति गुणांक कैसे निकालेंगे। यहाँ देख लो, जिसमें क्या लगा हो, विशेष स्थितियाँ, इसकी विशेष पोजीशन यानी स्थितियाँ, जिसमें आर सर्किट लगा हो केवल, ऐसे परिपथ का शक्ति गुणांक जिसमें क्या लगा हो, केवल आर सर्किट लगा हो, जिसमें आर सर्किट हो, है ना, सर्किट हो, तब क्या होगा, P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस फाई, ये शक्ति गुणांक का मान होता है। और फाई इक्वल टू इसमें कितना होता है, 0, फाई इक्वल टू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू भर दो आप, VRMS इंटू IRMS और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा ये, VRMS इंटू IRMS, क्लियर ना। ये किसके लिए आ जाएगा, उस परिपथ का शक्ति गुणांक जिसमें आर सर्किट लगा हो, उस परिपथ का शक्ति गुणांक। पहला वाला सर्किट हो गया। दूसरे वाले को लेते हैं जिसमें क्या लगा हो, सी सर्किट हो, है ना, सी सर्किट हो, सी सर्किट हो, जिसमें सी सर्किट हो उसका शक्ति गुणांक, तो P इक्वल टू कितना होता है, VRMS, V, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा इस बात को, सीधा आता हूँ कलांतर पर। फाई इक्वल टू कितना होता है इसमें, पाई/2, तो पाई/2 फाई का मान भरेंगे तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस फाई, कॉस फाई जगह पे कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये P बराबर कितना हो जाएगा, 0, पूरा 0 हो जाएगा। तीसरी सर्किट लेते हैं, है ना, सी सर्किट, है ना, एल सर्किट के लिए, एल सर्किट हो तो क्या करेंगे, एल सर्किट में, यानी तो एल सर्किट में फाई बराबर कितना होता है, माइनस की पाई/2, कलांतर पश्चगामी होता है इसमें, तो मान भरेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, P बराबर 0, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का फिर मान भर देंगे तो P बराबर फिर 0 हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए और सर्किट लेते हैं, जैसे कि अभी पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, राइट, फिर नोट्स में से और समझ लेना, स्क्रीनशॉट लो पहले इसे। अब लेते हैं शक्ति गुणांक एसी परिपथ जिसमें क्या हो, CR सर्किट, यानी CR सर्किट, CR सर्किट के लिए, CR सर्किट के लिए, CR सर्किट के लिए, जिसमें शक्ति गुणांक क्या हो, इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, तो मैंने भी बताया था CR सर्किट के लिए P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस कितना फाई, और कॉस फाई का एंगल क्या बना था, लंब बट्टे आधार यानी R बट्टे जेड। इस ओम के नियम से I की वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, I की वैल्यू को लिख सकता हूँ V बट्टे R, और R क्या होता है इसमें, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब Z, R को क्या लिखा जाएगा यहाँ, Z, तो I बराबर निकालूँ तो I को बंद करूँ V बट्टे R, R मतलब Z, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एडजस्टमेंट करने के लिए, VRMS इंटू आई की जगह पे V बट्टे R, तो VRMS बट्टे में Z, V बट्टे R, R यानी Z प्रतिबाधा इसकी पर सर्किट की, और कॉस R इक्वल टू Z, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी इसकी, तो P इक्वल टू VRMS का स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस R इक्वल टू Z, Z का मान भर दो, तो सर्किट कौन सा है, CR, तो Z बराबर क्या निकल के आया था, 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो Z का मान भरे यहाँ, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, VRMS का स्क्वायर इंटू कॉस R बटे में Z का मान, Z का स्क्वायर होगा ना यहाँ, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो 1/ओमेगा C का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से ये, तो क्या बचेगा P इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू कॉस आर बटे में 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, शक्ति गुणांक जिस परिपथ में सी आर जुड़ा हो। अब लेते हैं नेक्स्ट पांचवा वाला, है ना, सी आर ले लिया, अगला वाला लेते हैं एल आर परिपथ। एल आर परिपथ, एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक, है ना, सर्किट कौन सा एल आर, तो वही फिर कि P इक्वल टू कितना सर कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस आर बटे जेड, फिर वही मान भरेंगे यहाँ पर, है ना, वी स्क्वायर का यानी, तो P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई की जगह पे क्या ओम के नियम से वी आर एम एस बटे में जेड इंटू कॉस आर इक्वल टू जेड। समझ में आ रहा है। यहाँ से ये ओम का नियम लगा दिया मैंने, यहाँ देखो आई इक्वल टू निकालना है तो आई को बंद करो, वी बटे आर इक्वल टू जेड है तो जेड हो दिया। मान भरे जाए तो P इक्वल टू क्या जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस बटे में जेड इंटू जेड, यानी कॉस आर बटे में जेड का स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या होगी किस सर्किट में, सी एल आर सर्किट में, एल आर सर्किट में जेड की वैल्यू क्या होगी प्रतिबाधा, तो एक्स एल यानी ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एक स्टेप कम कर दूं यहाँ से, वी स्क्वायर आर एम एस कॉस आर बटे में क्या होगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये किसका शक्ति गुणांक हो गया, जिस सर्किट में एल आर लगा हो। अब एल सी सर्किट का शक्ति गुणांक निकलेगा नहीं, क्योंकि उसका फाई यानी कलांतर होता नहीं है, उसमें फाई का मान होता ही नहीं है, कलांतर नहीं होता, क्योंकि एल सी सर्किट में क्या बनता है ग्राफ, ये वी एल बनता है, ये वी सी बनता है, इसलिए इसमें कलांतर क्या होता है, कलांतर होता नहीं है, तो फाई का मान भरेगा नहीं। तो किस में लेते हैं 6 वाली पोजीशन में, एल सी आर सर्किट का शक्ति गुणांक, एल सी आर परिपथ का शक्ति गुणांक निकालिए। तो क्या दिया था फॉर्मूला, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस आर अपॉन जेड, रट गया होगा अब तो। इसकी वैल्यू और ओम के नियम से वही फिर द्वारा से, तो P इक्वल टू वी आर एम एस, ओम का नियम V बटे आर, यानी वी आर एम एस बटे में आर यानी जेड प्रतिबाधा, और कॉस यहाँ लिखानी मैंने कॉस आर बाई टू, क्लियर, कॉस आर बाई टू या आर बाई टू लिख दो केवल, तो आर बटे जेड हो जाएगा। तो इतने क्या हो जाएगा ये P इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना, बटे में आर जेड का स्क्वायर। जेड का मान भर दो, तो एल सी आर परिपथ में जेड का मान क्या निकलेगा, एल सी आर परिपथ में जेड का मान क्या निकलेगा, है ना, प्रतिबाधा जेड इक्वल टू कितनी होती है, तो ओमेगा एल और डिफरेंस ओमेगा 1 बटे ओमेगा सी, 1 बटे ओमेगा सी और बटे में आर, 1 बटे ओमेगा सी बटे में आर, दोनों का स्क्वायर होगा शायद, है ना, इन दोनों क्या लगेगा स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग निकालेंगे यहाँ से, तो स्क्वायर क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ से करें क्या निकलेगा, P इक्वल टू देखो यहाँ, अरे वी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर बटे में जेड की वैल्यू भर दो, जेड का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, दोनों का डिफरेंस, ये क्या होता है लम्ब, आधार, जेड का मान निकाल दो यहाँ से, दोनों का लम्ब यानी ओमेगा एल डिफरेंस ओमेगा सी, ये 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना, इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यानी ये लंब बटे आधार होता है ना, यहाँ से निकालें इसको, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया 10, कलांतर है तो 10 फाई, तो जेड इक्वल टू निकलेगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये भरा जाएगा। चाहो तो यहाँ पर कॉस फाई, कॉस को लिखो तो मत लिखो बने से, कॉस को हटा लो बने से, सब में से हटा दो, है ना, कॉस को हटा लो, क्योंकि कॉस एंगल नहीं होगा यहाँ पर। चलो
फिर तो वो कलांतर हमने निकाला ही क्यों था, कॉस फाइव लग जाता, ठीक है ना। आर इक्वल टू ये हो जाएगा, कॉस नहीं होगा किसी में। क्लियर ना, एक बार समझ में आ गया, ठीक है। एक आएगा किसी भी सर्किट के लिए, शक्ति गुणांक का लिए फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, और एसी परिपथ के लिए, सीआर सर्किट के लिए, एलसी सर्किट के लिए, या फिर एलसीआर सर्किट के लिए, है ना। ये समझ में नहीं आया होगा तो ये बता दूं एक बार कि टेन का मतलब लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब लंब कर्ण का वर्ग बराबर निकालें तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसलिए ये लगा था। क्लियर ना, स्क्रीनशॉट ले इसका। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं, है ना। वाटहीन धारा यानी ऐसी परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरक हो या शुद्ध संधारित्र हो। ऐसी परिपथ जिसमें क्या हो, शुद्ध प्रेरक हो या शुद्ध संधारित्र हो, और उसमें से धारा बह रही होती है ना। जिसमें ऊष्माक्षय बिल्कुल नहीं होता, जिसका ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, R इक्वल टू 0 होता है, उस परिपथ से बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। समझ में आया। जिसका प्रतिरोधक यानी एल कुंडली जिसमें लगी हो या फिर सी संधारित्र लगा हो, उसमें से ऊर्जा बह रही हो, ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता, जिसका ओमीय प्रतिरोध 0 होता है, उस परिपथ का में बहने वाली धारा, उस परिपथ से बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। जिसमें एल या सी लगा होगा उसका शक्ति गुणांक कितना होगा, तो पी आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव का एंगल कितना आता है इनमें, 90 डिग्री। फाइव बराबर कितना, 90 डिग्री। तो पी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो P बराबर कितना हो जाएगा, वाटहीन धारा की, यानी उसमें से ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता, जिसमें प्रेरक कुंडली हो या फिर परिपथ में संधारित्र हो, जिसका ओमीय प्रतिरोध 0 होता है, उस परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ। क्या है, श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ, ये क्या होता है सर। पहले तो LCR श्रेणी को बनाओ। एक ऐसा AC परिपथ जिसके श्रेणी क्रम में प्रेरक L, तथा संधारित्र C एवं प्रतिरोध R जुड़ा हो। क्लियर। ऐसा परिपथ जिसके श्रेणी क्रम में प्रेरक L, संधारित्र C और प्रतिरोध R जुड़ा हो। इसका वोल्टेज कितना होगा, VL। इसका वोल्टेज कितना होगा, VC। इसका वोल्टेज कितना होगा, VR कहेंगे। इसमें I धारा प्रवाहित होगी। यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना, फ्लक्स के परिवर्तन होगा यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स के रूप में। यहाँ संधारित्र लगा हुआ है, धारिता को बढ़ाएगा घटाएगा, ये प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, क्या निकालेंगे, इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है ना। कहेंगे कैसे से, तो श्रेणी LCR पर ये तो बता देंगे ना कि L श्रेणी क्रम में L जुड़ा है, C जुड़ा है, R जुड़ा है, इसमें AC वोल्टेज लगा हुआ है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर ना, ठीक है। तो इसकी प्रतिबाधा कैसी होती है, सबसे पहले प्रतिबाधा यानी Z इक्वल टू मैंने क्या बताया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब में ये दोनों आएंगे, और आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ से उसको हटेगा 1/L निकालो, पहले L लगाए ना, ओमेगा L डिफरेंस ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। कलांतर कितना होता है इसका, कलांतर कितना होता है, तो tan फाई इक्वल टू लंब बटे आधार, ओमेगा L बटे में ओमेगा C बटे में R। क्लियर। ये क्या हो गया इसका कलांतर। किंतु अनुनाद की स्थिति में, यानी अनुनाद के लिए क्या होगा, ये अनुनाद क्या होता है अभी समझा रहा हूँ, तो बने रहना पहले। अनुनाद की स्थिति में,
में क्या होगा कि एल और सी दोनों बराबर होंगे, यानी एल प्रेरक और कुंडली में लगे हुए प्रतिघात क्या होंगे, इनके बराबर होंगे, यानी ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, है ना। अनुनाद के लिए ये बराबर होंगे। अगर यहाँ से इसकी मैं आवृत्ति निकालूं तो कैसे निकल जाएगी, यानी कह सकते हैं कि एक्स प्रतिरोध इक्वल टू किसके बराबर होगा, जेड के, जेड इक्वल टू आर सॉरी, यानी प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, प्रतिरोध के, बाहरी प्रतिरोध के। तब दोनों का कलांतर जो होगा 0 डिग्री का होगा फाई इनमें, यानी tan फाई का मान अगर ये 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे अनुनाद की स्थिति में, तो माइनस करेंगे दोनों से, घट के 0 हो गया, 0 यानी tan फाई का वैल्यू कितनी निकलेगी फिर 0, tan फाई की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहाँ से cos फाई यानी इन दोनों का बीच का शक्ति गुणांक कितना आएगा, पावर डायरेक्शन यानी शक्ति गुणांक। जब ऐसी स्थिति आएगी तब शक्ति गुणांक कितना होगा, यानी cos फाई इक्वल टू 1 आएगा, cos फाई इक्वल टू tan फाई का वैल्यू 0 रख देंगे वहाँ पर, तो cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर। अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ तो ओमेगा एल इक्वल टू, जब ये बराबर होगा तो यहाँ से निकालो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, अनुनादी की आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ √LC, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई 360 और 360 के कितने चक्कर, तो इक्वल टू √LC, और आवृत्ति निकालनी है तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई √LC। यहाँ ये क्या है, अनुनाद की आवृत्ति है। अब यहाँ ध्यान से देना, तो ये इसकी जो विशेषताएं क्या होती है ना, यानी प्रेरकीय प्रतिघात और संधारित्र की प्रतिघात दोनों का मान बराबर होता है, पहली विशेषता, और दोनों का जो शक्ति गुणांक यानी कलांतर होता है इन दोनों का, इस परिपथ का, वो 0 होता है। तीसरी विशेषता, इसका शक्ति गुणांक 0 होता है। इसका यूज क्या करते हैं, उपयोग क्या करेंगे इसका, ग्राही परिपथ में, ग्राही पहला वाला, ग्राही परिपथ में, यानी आप जो अपने घर में रेडियो चलाते हो, रेडियो, क्लियर ना, उसमें ऐसे करके फ्रिक्वेंसी बनी होती है आवृत्ति के लिए 90 हर्ट्ज ऐसे करके, और उस रेडियो में क्या होता है, एक एंटीना होता है इस तरह से। तो जब आप ऐसे मान लो 90 हर्ट्ज आवृत्ति का ये भेजा जा रहा है सिग्नल, और आपके पास जो FM है, FM वो क्या होता है कि इस 90 हर्ट्ज पे जो तरंगे या गाना भेजा जा रहा है उसको कैच कर लेता है, तो आपके FM में ये लगा दिया जाता है सिस्टम पूरा, यानी आपके FM में क्या लगा होता है, ये सिस्टम LCR वाला। ऐसे जो भेज रहा होता है उसके यहाँ पर ये समांतर क्रम में लगा होता है, जो आप सुन रहे होते हैं यहाँ श्रेणी क्रम में, और जो भेजने वाला होता है उसके यहाँ पर समांतर क्रम में यही लगा होता है सिस्टम। यानी इस तरह से L कुंडली और C है ना, एक बार L के साथ में प्रतिरोध और एक बार C के साथ में वही प्रतिरोध R, तो समांतर क्रम में जब ये पर लगा दिया जाता है तो वो भेजने वाला बन जाता है, एडेप्टर बन जाता है, यानी वो बाहर सिग्नल को भेज सकता है, किसी भी सिग्नल को रोकने में काम आता है, ठीक है ना। लेकिन आप कौन सा पढ़ रहा है, श्रेणी वाला, तो इसके लिए ये होगी कि प्रतिबाधा इतनी होती है, कलांतर इतना होता है, जानते पहले से अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकी प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात दोनों बराबर होती हैं, इसकी विशेषता है ये। तब इसका प्रतिबाधा दोनों की बराबर होती है प्रतिरोध के, tan फाई का यानी कलांतर 0 होता है, शक्ति गुणांक 1 होता है, इसकी विशेषताओं में। अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या आएगा, ये हम पहले भी निकाल चुके थे श्रेणी LCR परिपथ में, तो ये निकाल दिया, ठीक है। इसका उपयोग किस में करते हैं, ग्राही परिपथ में, जैसे FM वगैरह हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गए, इन सब में होता है, ग्राही परिपथ में इसका उपयोग होता है, और रेडियो सिग्नल TV सिग्नल में ग्रहण करने में एक्सेप्टर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट लियो इसका। टॉपिक है हमारा चौक कुंडली। ये क्या होती है साहब, चौक कुंडली, हम तो नाम ही सुनने से पहली बार इसका चौक कुंडली का। देखो
चौक और कुंडली। यानी इसका मतलब हो गया कि एसी परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय किए शुद्ध प्रेरकत्व लेकिन नगण्य प्रतिरोध का जो युक्ति यानी जो डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं चौक कुंडली। एसी परिपथ जिसमें क्या बिना ऊर्जा क्षय किए, ऊर्जा का नुकसान ना कर पाए, वो ऊर्जा के नुकसान को बचा ले, तथा उसमें क्या हो शुद्ध प्रेरकत्व की एवं नगण्य प्रतिरोध की जो युक्ति होती है उसे कहते हैं चौक कुंडली। ठीक है, चित्र कैसा बनेगा सर इसका? मान लिया एक नरम लोहे का रॉड है ना, इसमें तांबे का विद्युत रोधी तार लपेट दिया गया, भर दिया गया ऐसे करके, और इसमें क्या दिया गया, यहाँ पर वोल्टेज दिया जा रहा है, मान लो इसको, है ना, एसी वोल्टेज। यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है इसके साथ में, तो ये क्या करेगा, इसके प्रतिरोध को जीरो कर देगा, नगण्य प्रतिरोध। इसका शुद्ध प्रेरकत्व की स्थिति में ये बल्ब क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इसका ऊर्जा क्षय बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें से, जब ऊर्जा बहेगी तब। इस डिवाइस को बोलेंगे चौक कुंडली। किसको? ये एसी परिपथ के यूज करने टाइम लगा दी जाती है और ज़्यादा इसका मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो चौक कुंडली ऐसे क्वेश्चन बन जाता है 2-1 नंबर में कि चौक कुंडली किसे कहते हैं। तो बोलना शुद्ध प्रेरकत्व युक्त ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा क्षय को बचाती है, तो इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, उसे चौक कुंडली कहते हैं। कहते होगे ना, पक्का? ठीक है, अगला आते हैं। क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर है ना, आपका तो नहीं हुआ पर हो जाएगा, देख लें क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी वोल्टता को बढ़ा या घटा सकती है, उसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। क्लियर? ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी परिपथ की वोल्टेजता या धारा के मान को कम या ज़्यादा कर सकती है, उस युक्ति को, उस डिवाइस को ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। आपने कभी रास्ते से जाते हुए देखा होगा, बड़े बड़े डीसी रखे होते हैं, है ना, लाइन के आते हुए, उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? यह 2 प्रकार के होते हैं, है ना, कितने? 2 प्रकार के। तो ये अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो 2 प्रकार में कौन सा होता है? एक तो होता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर। नाम क्या है? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्या करेगा? कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल देगा। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? कम वोल्टेज को, निम्न विभव को, ऐसे कह सकते हैं, निम्न विभव को किस में कन्वर्ट कर देगा? उच्च विभव में। उच्च विभव में। अपचाई ट्रांसफॉर्मर का मतलब हो गया यह उच्च विभव को, उच्च यानी अप यानी कम, उच्च विभव को क्या कर देगा? निम्न विभव में कन्वर्ट कर देगा। निम्न विभव में। धारा जब विभव निम्न विभव को उच्च विभव में करेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट इसकी। धारा का मान क्या हो जाएगा? आई का धारा निम्न उच्च विभव से, उच्च से क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। इसमें उच्च विभव हो रहा है तो धारा क्या हो जाएगी? धारा अपोजिट में निम्न, यानी निम्न से या धारा क्या हो जाएगी? निम्न धारा से उच्च धारा। उच्च धारा, राधा नहीं धारा। ठीक है, चलो। तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट करता है तथा धारा के मान को उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च हाई एम्पियर को निम्न एम्पियर में कन्वर्ट करता है। अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उच्च अप माने कम करेगा, उच्च विभव को निम्न विभव में कम कर देता है, निम्न विभव से निम्न धारा को उच्च धारा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई।
ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टता को बढ़ाने में काम आता है। किसके काम आता है ये? एसी वोल्टेज को बढ़ाने में। और अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या काम आता है? एसी वोल्टता को निम्न यानी कम करने में, वोल्टेज को कम करने में काम आता है। एसी वोल्टेज को ये बढ़ाने में काम आता है, एसी वोल्टेज को ये कम करने में काम आता है। अंतर में काम आएगा, ये दोनों का अंतर आता था। ठीक है, अब आते हैं इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। किसका? एसी वोल्टेज यानी ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, है ना। इधर से चित्र और बना देते इसके, राइट। निम्न विभव को उच्च विभव में कम कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर का मतलब इस तरह से पटलित क्रोड होते हैं इसमें, राइट। पटलित क्रोडों में क्या लगा देते हैं? ये प्राथमिक कुंडली है। अब ये निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट कर रहा है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, और ये उच्च कर रहा है यानी यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हुई। ये प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है, और ये सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीय कुंडली है। इसमें फेरों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि हाई वोल्टेज कर रहा है। इसे लेते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर को, तो ये पटलित लोहे के क्रोड होते हैं जिन पर तांबे के तार लपेटे जाते हैं, है ना। इधर से ले लेते हैं, मान लिया ये प्राथमिक कुंडली है, ये यहाँ पर उच्च वोल्टेज को, तो प्राथमिक कुंडली में यानी प्राइमरी कॉइल में क्या होगा? इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी हाई वोल्टेज को लेने के लिए, और द्वितीयक सेकेंडरी कॉइल में क्या होगी? फेरों की संख्या कम होगी सेकेंडरी कॉइल में। तो ये इसका चित्र बन जाएगा। सिद्धांत सर किस पे कार्य करता है ना, तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे करेगा? जब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा प्रवाहित की जाती है, तो द्वितीयक कुंडली में फेर फ्लक्स परिवर्तन होता है। जब प्राथमिक कुंडली में फेरों प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है ना। यहाँ पर NP यानी द्वितीय के मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन, तो d∅/dt। ये तो प्राथमिक कॉइल हो गया। ऐसे यही पोजीशन आती है सेकेंडरी कॉइल के लिए, है ना। EP क्यों कह रहा हूँ? प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है ये, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये सेकेंडरी कॉइल का है, तो NP यानी NS यहाँ पर फेरे लगाए गए हैं। द्वितीय कुंडली में परिवर्तन होता है ना। कहने का मतलब जब प्राथमिक कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है ना। तो क्या हो जाता है? EP = NP, और ऐसे यहाँ पर ES = NS, ES = NS। तो समीकरण 1 क्या बना? EP प्राथमिक कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो d∅/dt NP क्या? यहाँ फेरों की संख्या, समीकरण 1 बना दिया। इसी प्रकार दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, तो दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या, ये दूसरी कुंडली के फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। समीकरण नंबर 2 बना दिया। समीकरण 1 और 2 में भाग देने पर, समीकरण 1 और 2 में भाग देने पर, समीकरण 1 और 2 में भाग देने पर क्या? समीकरण 1 से, ऐसे लिखो, समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर क्या हो जाएगा? EP बटे में ES = NP बटे में NS, है ना। ये बनेगा समीकरण 3, बना लो इसे। क्लियर ना? EP बटे ES बटे NP बटे NS, d∅/dt से कट जाएगा, भाग देंगे तो समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन आदर्श स्थिति में, कौन सी वाली स्थिति? आदर्श स्थिति में
क्या होगा आदर्श स्थिति में, है ना, शक्ति गुणन यानी निवेशी, निवेशी यानी आपने यहाँ इन्वेस्ट की, निवेशी शक्ति, निवेशी, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। कौन सी? निर्गत, निर्गत शक्ति। सर समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ से प्राथमिक कॉइल में निवेश करेंगे वोल्टेज को, द्वितीयक सेकेंडरी कॉइल से निकलेगा, निर्गत बोल देंगे उसके। तो आदर्श स्थिति में क्या होगा कि निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो निवेशी शक्ति का मतलब हो जाएगा कितना? P इक्वल टू VI होता है ना। तो V का मतलब यहाँ पर EP और I होता है, तो EP इक्वल टू IP बराबर ES इक्वल इंटू IS। निवेशी शक्ति P बराबर होता है VI, तो V का मतलब वोल्टेज है ना, EMF बराबर ES। तो यहाँ से तुलना करें, समीकरण क्या बनाएगा? तो EP बटे में ES बराबर IS बटे में IP। ये समीकरण 4 मान लो इसको। अब समीकरण EP बटे ES किसके बराबर है? NP बटे NS के, यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 से तुलना करें तो क्या बनेगा? EP बटे में ES इक्वल टू IS बटे में IP इक्वल टू N, यहाँ से NP बटे में, अरे ये वाला NP बटे में NS होगा ना यहाँ, NS, NP बटे में NS। ये इसके अनुपात के बराबर होता है कि इस अनुपात को बोला जाता है परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, है ना। ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला। अगर हमें प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल दिया है, दूसरी कुंडली का फेरों की लाइट दी है, तो प्राथमिक कॉइल में लाइट दी गई है, एम्पियर का मान दिया है, तो सेकेंडरी का एम्पियर का मान निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। के इक्वल रख जाएंगे बार बार, इनमें इस फॉर्मूला से किसी भी सवाल को कर लेंगे ट्रांसफॉर्मर का। क्लियर? स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें डिफरेंस आ जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। कैसे करोगे आज? यह निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट करता है, यह उच्च विभव को निम्न में कन्वर्ट करता है, यह वोल्टेज को बढ़ाता है, यह वोल्टेज को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। इसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसमें ज़्यादा होगी, उच्च विभव है ज़्यादा होगी, है ना। उच्च विभव यानी द्वितीय कुंडली में क्या करता है? उच्च विभव कर देता है, तो द्वितीय कुंडली में हाई ज़्यादा संख्या होगी और यहाँ पर ये निम्न कर देता है, इसलिए दूसरे सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम हो जाती है। इसकी दक्षता किसे कहते हैं, है ना, इसकी दक्षता तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति होती है, इसे इसकी दक्षता कहते हैं। परिणमन अनुपात किसे कहते हैं? तो प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल या द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को परिणमन अनुपात कहते हैं, या प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा, सेकेंडरी में प्रेरित धारा बटे द्वितीय में प्रेरित धारा बटे परिणमन अनुपात कहते हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे, है ना, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है इसमें ये हो जाएंगी, राइट। तो ये इसका हो गया यहाँ तक फॉर्मूला है डेरिवेशन के लिए। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर का ऊर्जा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना। क्या? ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा क्षय, ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा क्षय। ये सर समझा दो अच्छे से, समझ में नहीं आते ये क्या होते हैं। पहला वाला ताम्र हानि, लॉसेज ऑफ ताम्र, है ना, कॉपर वायर, ताम्र हानि या ताम्र क्षय, एक ही बात है, ताम्र क्षय। यानी जब इसका कुंडली बनाई जाती है, मैंने मिटा दिया, हाँ, तो
तो वो तांबे के वायर लपेट कर जो बनाई जाती हैं, उसमें प्रेरित विद्युत बल जब उत्पन्न प्रवाहित किया जाता है तो क्या होती है, इसमें ताम्र हानि होती है। पहला पॉइंट इसका नुकसान किसकी होती है, कॉपर वायर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ताम्र हानि, है ना। दूसरा होता है चुंबकीय फ्लक्स में क्षय, यानी प्राथमिक कुंडली में कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स में क्षय, फ्लक्स में क्षय। तो उसमें क्या होता है, जैसे प्राथमिक कॉइल में चुंबक प्रेरित धारा प्रवाहित करती है, दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा, तीसरी पहली वाली फ्लक्स परिवर्तन। इस तरह से क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में एक दूसरे का विरोध होता है ना, जिसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मान से क्या होता है, उसमें नुकसान होता है। तो बोलेंगे क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाता है। तीसरा वाला अगला, और क्या है इसमें, लोह क्षय, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण, तीसरा वाला होता है लोह क्षय, होने के कारण लोह क्षय होता है ना। इसलिए इसके क्रोड कैसे बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं क्रोड, है ना, इसके क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी है, इतने 3 लिख देना, है ना, ताम्र हानि लिख देना, चुंबकीय फ्लक्स और लोह क्षय, इनको 3 को डाल देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।